हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी का क्लास और फिर आज हम लोग ज्योग्राफी का करेंगे, ठीक है ना। और 50 क्वेश्चन रहेगा आज, ठीक है ना। और कौन चीज़ का रहेगा तो ज्योग्राफी का रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ, एग्ज़ाम हॉल में हम लोग आए थे तो पढ़ करके आए थे, ठीक है। और ये क्लास 1 है, जो कि 3 क्लास चलेगा और 3 क्लास के 50-50 क्वेश्चन चलेगा, तो यानी 150 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा तो 150 क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन ज्योग्राफी से कर लीजिए, 150 क्वेश्चन एसएसटी में हिस्ट्री का करा दिए हैं। जो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा। और फिर 150 क्वेश्चन रहेगा पॉलिटिकल साइंस का, और फिर 150 क्वेश्चन रहेगा पेडागोजी का, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, तो किस चीज़ से बनी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पीला टिप में दिख रहा है ना, ये किस चीज़ से बनी है दोस्तों। जो आंतरिक क्रोड है ये किस चीज़ से बनी है, तो दोस्तों ये किस चीज़ से बनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर है सिलिका एवं लोहे से, और बीम है निकेल एवं लोहे से, और सीम है निकेल एवं एल्युमिनियम से, और डी में क्या है दोस्तों, तो डीम है सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा और इसका सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा निकेल और लोहे से बना है। किससे बना है, तो निकेल और लोहे से बना है, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पीला दिख रहा है जो केंद्र में है, पृथ्वी का केंद्र में है, ठीक है ना, एकदम बीच में है, वो किस चीज़ से बना है, तो निकेल और लोहे से बना है। किस चीज़ से बना है, तो निकेल और लोहे से बना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। तटीय क्षेत्रों में अधिक विनाश कर सकता है दोस्तों, वो कौन सा है। एम है सुनामी, बीम है भूकंप, सीम है ज्वालामुखी, और सीम है डी है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, डीम है ज्वार भाटा। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों जो तटीय क्षेत्र होता है उसमें विनाश सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है, तो ये कर सकता है सुनामी। मान के चलिए ये समुद्र है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक क्या है, तटीय क्षेत्र है यहाँ पर, तो समुद्र से क्या चढ़ेगा, सुनामी, ठीक है ना। सुनामी ही समुद्र से चढ़ेगा, तो ये सबसे ज़्यादा विनाश कर सकती है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। मतलब जीवाश्म ईंधन जिसको नहीं माना जाता है वो कौन सा है दोस्तों। तो एम है पेट्रोलियम, बीम है कोयला, सीम है प्राकृतिक गैस, और डीम है जलाऊ लकड़ी। तो दोस्तों किसको नहीं माना जाता है दोस्तों, तो ये जलाऊ लकड़ी को नहीं माना जाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे नहीं माना जाता है, तो जलाऊ लकड़ी को नहीं माना जाता है दोस्तों, ठीक है। लकड़ी को क्या किया जाता है, तो लकड़ी को ही जला करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों, मतलब 21 मार्च है और 23 सितंबर है, ठीक है ना, तो इसमें दिन और रात बराबर होता है, पर क्यों होता है। एम है सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, नहीं होता है। बी में क्या है दोस्तों, तो बी में है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो दोस्तों सी में है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और इसी स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। और डी में है सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है, और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1 ऑप्शन। मतलब सूर्य की जो किरणें हैं विषुववृत्त की सीधी पड़ती है। जैसे ये पृथ्वी है तो सूर्य कहाँ पड़ेगी, तो सीधे यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है ना। कहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है, और पड़ती है। और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, ना ही उत्तरी ध्रुव झुका होता है, ना ही दक्षिणी ध्रुव झुका होता है, और ये सीधी पड़ती है। ये सूरज है
ये सूरज सीधी पड़ती है, तो दिन और रात दोनों तरफ का क्या होता है, बराबर होता है। कब, तो ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है। एम है 6.0 या उससे अधिक, बीम है 5.0 से अधिक, सीम है 7.0 से अधिक और डीम है 2.0। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भूकंप के दौरान 6 पॉइंट से अधिक, ठीक है ना, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। क्या है, निक्षेपण नदी का परिणाम है। एम है विसर्प, बीम है बाढ़ कृति मैदान और सीम है चाप झील और डीम है जलप्रपात। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। मान के चलिए ये एक मैदान है, मैदान से क्या है, तो ये नदी के जो निक्षेपण कार्य परिणाम हो रहा है, तो ये बाढ़ की कृति जब आ रहा है तो एक मैदान को बाढ़ के से बहा करके ले जाते हैं और ये बाढ़ की कृति मैदान से उपस्थित होता है। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरिंग जल डमरू मध्य पानी को संकरा भाग है जो जोड़ता है, मतलब किस किस नदी को किस किस समुद्र को जोड़ता है जो बेरिंग जल डमरू मध्य है, ये बेरिंग जल संधि है, वो किस किस को जोड़ता है। तो एम है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, बीम है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और सीम है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर और डीम है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करता है, ये दोनों जोड़ते हैं। एक छोटी सी नहर है और ये प्रशांत महासागर फिर आर्कटिक महासागर, ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर चित्र लगाया हुआ नहीं है, चित्र लगाने से अच्छा सा समझ में आ जाता है, लेकिन नहीं लगाया हुआ चित्र, तो इसमें समझ लीजिए कि ये आर्कटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी नहर है, वो क्या करता है, वो दोनों को समुद्र को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। जो पोखरा है ये, ठीक है ना, पोखर हो गया, फिर और भी चीज़ हो जाता है, उसमें क्या चीज़ को पाला जाता है, तो इसी से पता चल जाता है कि मछली पाला जाता है। यहाँ पर मत्स्य लिखा है, तो मत्स्य का मतलब क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। तो इसमें एम है पीसी कल्चर, बीम है बीटी कल्चर और सीम है हॉर्टिकल्चर और डीम है सेरी कल्चर। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पीसी कल्चर। क्या हो जाएगा, तो पीसी कल्चर हो जाएगा। जैसे कि बीटी कल्चर को क्या कहते हैं, तो ये अंगूर का खेती कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे, अंगूर का खेती कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, तो ये फलों का कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये फलों का कहते हैं। और ये सेरीकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये रेशम की कीट जो पालते हैं उसे कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, रेशम का कीट, ठीक है ना, उसे कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि घास भूमियों में से कौन से अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है, अमेरिकियों का, ठीक है। एम है स्टेफी, बीम है प्रेइज और सीम है पंपास और डीम है वेलिस। तो बताइए ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये घास अमेरिकी मूल्य निवास है, तो ये है पेरिस। क्या है, तो पेरिस है। पेरी घास का एक मैदान है, ठीक है ना। और ये कहाँ, तो इस शीतोष्ण कटिबंधीय स्थल में पाया जाता है, जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना। और ये क्या है, तो विषुवत रेखा है। और ये क्या है, तो कर्क रेखा है। और ये भी क्या है, तो मकर रेखा है। उसका बाद ये क्या है, तो इसका बीच में पाया जाता है, ठीक है ना, इसका बीच में पाया जाता है ना, इसका बीच में पाया जाता है। और इसका हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है,
हर जगह अलग, जैसे कि अमेरिका में क्या नाम से जाना जाता है, तो पेरिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अमेरिका ने पेरिस के नाम से जाना गया। उसके बाद कनाडा में कनाडा और अमेरिका और इसमें पम्पास के नाम से जाना जाता है। और अर्जेंटीना में और दक्षिण अमेरिका में इसको एस्टेपी, या एशिया में भी एस्टेपी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर एसटीपी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर ये वर्ल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड से दक्षिण अफ्रीका में से पाया जाता है। इसको कहते हैं, इस नाम को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने जो कक्षीय है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अंतिकोण क्या है। पृथ्वी का जो कक्ष है वो अंतिकोण क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी है ये, ठीक है ना, और ये सीधी है। क्या है, ये सीधी नहीं है, ये तिरछी है। तो यहाँ पर जो कक्ष बन रहा है वो कक्षीय को बोल रहा है, ठीक है ना। और अक्ष बोलेगा तो आप यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कक्ष बोल रहा है तो आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। और अक्ष बोलेगा तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ का भाग को पूछ रहा है, यहाँ का नहीं, ठीक है ना। इसीलिए ये आंसर राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। मानचित्र का एक घटक नहीं है। आकार ये तो है दोस्तों, ठीक है ना। फिर दिशा, दूरी, ये मानचित्र का ये तीनों क्या है, घटक है। लेकिन प्रतीक, इसे प्रतीक नहीं है घटक, ठीक है ना। तो मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है, ठीक है, ये प्रतीक। और मानचित्र का मुख्य घटक आकार भी है, जैसे कोई भी राज्य को या कोई भी देश को देखने के लिए दिशा भी, दूरी भी उसे नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मानचित्र का घटक ये तीनों है, पर ये नहीं है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न कटिबंधीय घास स्थल है। कटिबंधीय घास स्थल है दोस्तों। एम है सवाना, बीम है पंपास, और सीम है स्टेफी, और डीम है डाउन। तो बताइए कौन सा सवाना, कौन सा कटिबंधीय घास स्थल है, मतलब उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन है, तो एम है सवाना, बीम है पंपास, सीम है स्टेपी, और डीम है डाउन। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सवाना। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सवाना। और ये सवाना कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये सवाना, इसका भी अलग अलग हर जगह अलग अलग नाम है, दूसरा दूसरा नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये सवाना उष्णकटिबंधीय घास स्थल, जैसे कि यहाँ पर सवाना है दोस्तों, तो सवाना मतलब अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर सवाना किस देश में जाना जाता है, तो ये अफ्रीका में जाना जाता है। कंपोस है, ये कंपोस किस देश में जाना जाता है, तो ये ब्राज़ील में जाना जाता है। उसके बाद ये सब है ना, तो ये सब है शीतोष्ण घास स्थल है, ठीक है ना। यहाँ पर सवाना ही उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। और फिर लानोस है, वो लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। और फिर इस सारे चीज़ वेनेजुएला में जो लानोस है, उसका बाद फिर सवाना है, कंपोस है, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। अब यहाँ पर जो छल्ले है उसे देखना है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि छल्ले कहाँ पर ही है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। एम है शनि, नेपच्यून और मंगल, बीम है शनि, शुक्र और नेपच्यून, और सीम है शनि, शुक्र और मंगल, और डीम है शनि, बृहस्पति और यूरेनस। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें छल्ले लगा हुआ कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा शनि, बृहस्पति और यूरेनस। क्या हो जाएगा, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। जैसे कि ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये है एक छल्ले लगा हुआ है, इसे कहते हैं छल्ले, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पृथ्वी को भूआब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। भूआब क्यों किया जाता है, तो दोस्तों ये पृथ्वी है और यहाँ पर जो चिपटा है इसी वजह से इसे भूआब कहा जाता है, ठीक है ना। एम है पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है,
बीम है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। और सीम है पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। और डीम है पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, बल्कि ये चारों ही क्या है दोस्तों, तो सही है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि भू आब। अब ये भू आब बोला गया है, ठीक है ना। तो ये भू आब क्यों बोला गया है, भू आब को किन से, तो ये पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी सी क्या है दोस्तों, तो ये चपटी है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो भू आब कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे जीवन के अनुकूल क्या है, जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी में ही पाई जाती है, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल ये राइट है। उसका बाद फिर मतलब पृथ्वी जो है ना तो वो अधिक गर्म होती है ना ही अधिक ठंडी होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। क्या है, तो ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक ही भाग क्यों पड़ता है दिखाएं। एम है चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। बीम है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। सेम है चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी के चक्कर को पूरा करने में लगता है। और डीम है दोस्तों कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो दोस्तों ये राइट है, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय दोस्तों समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमण करने में लगभग कितना दिन लगता है दोस्तों, तो ये लगता है 27 दिन 7 घंटा और 45 मिनट। कितना दिन लगता है, 45 मिनट लगता है, ठीक है ना, मिनट लगता है। और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर इतने ही घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा का सदैव एक भाग ही दिखाई पड़ता है। और पृथ्वी से लगभग दोस्तों चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है। कितना परसेंट, तो 57% भाग इसको देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यूराल पर्वत अलग करते हैं। यूराल पर्वत किसको अलग करते हैं दोस्तों, किसको अलग करते हैं यूराल पर्वत। एम है अफ्रीका और यूरोप को, बीम है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, सीम है अफ्रीका और एशिया को, और डीम है एशिया और यूरोप को। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसमें सही जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन होगा, एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है, ठीक है ना। क्या करता है, यूराल पर्वत अलग करता है। ये यूराल पश्चिमी रूसी पर्वत श्रृंखला है। एक मिनट रुकिए, आप लोगों को चित्र दिखाते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर यूराल पर्वत है, ठीक है। और ये उत्तर से दक्षिण की ओर तक काफ़ी बड़े क्षेत्रों में विस्तृत है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में स्थित है। और इसे यूराल पर्वत श्रृंखला भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करता है। जैसे कि ये एशिया है और ये यूरोप है दोस्तों। तो यहाँ से टच कौन सा है, कौन सा महाद्वीप है, तो ये महाद्वीप यूरोप हो गया और ये एशिया हो गया, जो कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद फिर उत्तर अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, उसका बाद फिर यूरोप है 6ठा नंबर में। और सबसे जो छोटा है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। तो चलिए इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती है उससे कहा जाता है, उससे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो एम है अधिकेंद्र, बीम है क्रेटर, और सीम है केंद्र, और डीम है उद्गम केंद्र। तो बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इससे कहा जाता है अधिक केंद्र। क्या कहा जाता है, तो अधिक केंद्र कहा जाता है, भूकंप अधिक केंद्र कहा जाता है इसे, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे अधिक केंद्र कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है।
जो हवाई जहाज़ है उससे बहुत दूर दूर तक ले सफ़र करते हैं, उसको उड़ाने के लिए कौन सा वायुमंडल अच्छा माना जाता है दोस्तों? तो उसे अच्छा माना जाता है, तो वो माना जाता है दोस्तों समताप मंडल को। किस मंडल को माना जाता है? तो समताप मंडल को माना जाता है। तो ए में है माध्य मंडल, बी में है तापमान मंडल, और सी में है क्षोभ मंडल, और डी में है समताप मंडल। तो दोस्तों हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे जो आदर्श माना जाता है वो माना जाता है समताप मंडल को, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। और ये मौसम घटनाएं से सबसे मुक्त होता है दोस्तों। क्या होता है? मौसम घटनाएं से ये सबसे मुक्त होता है। जैसे कि क्षोभ मंडल है, क्या है? ये क्षोभ मंडल है, ठीक है ना। तो ये क्षोभ मंडल में मौसम घटनाएं जितना भी होता है, कोहरा वोहरा सब यहाँ पर होता है। और ये मध्य मंडल है, और ये मध्य में उल्का पिंड, जो अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड होता है वो आने से यहाँ पर जल जाते हैं, जो कि हम लोग तक पहुँचने नहीं देता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इस बात को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है दोस्तों? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन को, ठीक है ना। ए में है पार्थिव विकिरण, और बी में है समुद्र से दूरी, और सी में है सूर्यास्त, और डी में है सौर विकिरण। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो अमेजन बेसिन के कथन में जो सही है उसे हम लोगों को चूज़ करना है दोस्तों, ठीक है ना। अब चूज़ करने के लिए हम लोगों को ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ए में है देवता का निर्माण करती है। ये यहाँ पर ना मैंग्रोव वन जैसा होगा, ये गलत टाइपिंग है, ठीक है ना। और ये मैंग्रोव वन से ढका है। और फिर बी में है अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू और बोलिविया अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। और सी में है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा प्रदेश से आता है। और फिर डी में है अमेजन नदी भूमध्य रेखा प्रदेश से होकर पश्चिमी दिशा में बहती है। पश्चिमी दिशा में क्या करती है? तो बहती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सही आंसर जो हो जाए, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो सही है उसे चूज करना है। तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा प्रदेश से आता है, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या है? तो ये बिल्कुल राइट है। जो अमेजन बेसिन है वो अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों का निकास वाले दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा प्रदेश के अंतर्गत आता भी है। और फिर अमेजन बेसिन का बोलिविया, क्या है? तो बोलिविया हो गया, फिर ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया। तो यहाँ पर कोलंबिया नहीं है ना, तो इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ब्राज़ील है, पेरू है, ये बोलिविया है, अर्जेंटीना है, तो ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं दिया हुआ है, इसलिए सही नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 40% भाग क्या है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लगभग ये 40% भाग में ये है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सबसे ऊंचा है वो कौन सा है दोस्तों? तो ये आप देख करके बता सकते हैं ये कहाँ का है। तो दोस्तों ये है मनाली लेह का, जो विश्व का सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। ए में है शिलोंग सिलचर, और बी में है उधमपुर श्रीनगर, और सी में है ईटानगर पासीघाट, और डी में है मनाली लेह। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, और ये मनाली और लेह, ठीक है ना। क्या है? तो ऊंचा सड़क मार्ग है, और इसे हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। और ये कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश को लेह और जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। कहाँ से? तो लेह और जम्मू कश्मीर से क्या करता है दोस्तों? ये जोड़ता है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ऊंचाई है 5600 मीटर है। कितनी है? तो 5600 मीटर है। और ये
रोहतांग सुरंग से जाती है। किस सुरंग से जाती है दोस्तों? तो ये रोहतांग सुरंग से जाती है जिसके सड़क की चौड़ाई कितना है दोस्तों? तो सड़क की चौड़ाई है 11.25 मीटर है। कितना है? 11.25 मीटर है। और सुरंग की कुल लंबाई कितना है दोस्तों? तो सुरंग की कुल लंबाई है कितना? तो 8.8 किलोमीटर है। ठीक है ना। और 8 किलो। और यह सड़क जो है पीर पंजल पर्वत श्रेणियों से कितना? तो इतना मीटर ऊंचा पर स्थित है। कितना? तो 3900 कितना? 78 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रिया विधि कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? ठीक है ना, जो नहीं है उससे हम लोगों को बताना है। एम है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। वनस्पति आवरण को कम करेंगे तो भूस्खलन रुक जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, तो यही आंसर हो जाएगा। बीम है भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुरक्षित रखना। ये बिल्कुल राइट है, ये भूस्खलन को रोकने के लिए। ठीक है ना। और फिर सीम है भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र। और फिर डीम है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवार का निर्माण करना। जैसे कि यहाँ पर एक पेड़ है और ये इसको रोका जा सकता है। ठीक है ना, इसको रोका जा सकता है ऐसे लगा करके। लेकिन यहाँ पर जो नहीं है उससे बताना है। तो ये कौन सा नहीं है? तो ये ए ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? एम है पेट्रोलियम, बीम है तांबा, सीम है कोयला, डीम है सोना। तो दोस्तों किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है पेट्रोलियम को। अब बोलेंगे पेट्रोलियम को क्यों कहा जाता है? यहाँ पर कोयला ना काला है, तो दोस्तों एनसीईआरटी में पेट्रोलियम लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये पेट्रोलियम ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, उसे बताना है। एम है नरोरा, बीम है पोखरण, सीम है कल्पकप्पम और डीम है तारापुर। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है उससे बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नरोरा नहीं है। नरोरा क्या है? तो ये नहीं है। ठीक है ना, और ये पोखरण, ये सब है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऊपर ही छूटी है, यहाँ पर है। निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरित खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है, जिससे भारत में क्या बोलते हैं? तो झूम खेती बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये मिल्पा के नाम से इनसे मतलब कहाँ के लोग इसे किस देश में जाना जाता है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है ना, भारत में इसे झूम खेती कहते हैं। ठीक है, भारत में कई ऐसे नाम हैं जिससे जाना जाता है, कई नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना, एम है मैक्सिको, बीम है ब्राज़ील, सीम है भारत, डीम है मलेशिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इसको हर देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों। जैसे मध्य अमेरिका में मैक्सिको स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और फिर ब्राज़ील में इसे क्या नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। किससे? तो रोका के नाम से जाना जाता है। उसका बाद फिर मलेशिया में इस स्थानांतरित खेती को लदांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो ये लदांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और भारत में इसे झूम खेती से नाम से जानते हैं। इसको बहुत सारे इसका नाम है, झूम खेती हो गया, वात्रा हो गया, पोंडू हो गया, ये कुमारी हो गया, ये बहुत सारे नाम कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में, हमारे भारत में इसे कहते हैं बहुत सारे नाम से। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एम है मारुति उद्योग लिमिटेड,
बीम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और सिम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और डीम है सुधा डेयरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया मापने के लिए किया जाता है। जो दिग्दर्शी है उससे क्या मापने के लिए किया जाता है। एम है वायु वेग, बीम है वायु दाब, सीम है वायु दिशा, और डीम है वायु तापमान। तो इसे क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो इससे किया जाता है क्या मापने के लिए, तो वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है, तो वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संरक्षण में मदद करती है। रेडियो तरंगों में संरक्षण में मदद करती है, वे कौन सा होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। एम है सप्ताह मंडल, बीम है मध्य मंडल, सीम है वायुमंडल, और डीम है बहिर्मंडल। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। जो अंदर है उससे बाहर तक पहचानना है दोस्तों, ठीक है ना। तो अंदर कौन सा है और बाहर कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो पीला दिखाई दे रहा है दोस्तों वो सबसे आंतरिक क्रोड है, और उसी को बोला गया है कि अंदर से बाहर तक पहचानिए। और ये हो गया बाहरी क्रोड, और ये जो रेड दिख रहा है वो हो गया मेंटल, और ये जो लास्ट में दिख रहा है वो भूपर पट्टी हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों को आंतरिक क्रोड आना चाहिए, उसका बाद आना चाहिए बाहरी क्रोड, उसका बाद आना चाहिए मेंटल, उसका बाद आना चाहिए परपट्टी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर परपट्टी है, तो ये सबसे आंतरिक क्रोड नहीं आना चाहिए इसे। फिर यहाँ पर मेंटल है तो आंतरिक क्रोड पहले आना चाहिए। यहाँ पर आंतरिक क्रोड भी है और यहाँ पर भी आंतरिक क्रोड। अब यहाँ पर भी बाहरी क्रोड है और यहाँ पर भी बाहरी क्रोड है, तो आप पता कैसे करेंगे। अब यहाँ पर रेट को देखिए, अब रेट को देखिए, उसके बाद यहाँ पर मेंटल देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर मेंटल आना चाहिए, ठीक है। उसका बाद फिर यहाँ पर भूपर पट्टी है तो ये भूपर पट्टी आना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी कट जाएगा। तो बच कौन जाएगा, तो डी ऑप्शन बच जाएगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ये भी एक प्याज की तरह है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक प्याज की तरह ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, जो क्या कहलाता है। जैसे कि मैदान है और मैदान में प्रवेश करती है और वो मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद ये क्या बनाकर बहती है, क्या बनाकर, तो मोड़ बना करके बहती है, तो क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी दोस्तों, तो वो कहलाएगी विसर्प। क्या कहलाएगी, तो विसर्प कहलाएगी। जैसे ये नदी है, मान के चलिए एक मैदान है, ठीक है ना, ये मैदान है, यहाँ से इधर से नदी आ रहे हैं। अब इस नदी आ रहे हैं तो नदी ऐसे ऐसे घूम के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे आ रहे हैं, तो ऐसे 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 घूम के आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर चाप झील है, तो चाप झील है, जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे गया, उसके बाद ये जो है यहाँ पर टूट जाएगा, टूटने के बाद ये अलग हो जाएगा, तो अलग होता है उसको चाप झील बोलते हैं, ठीक है ना, चाप झील बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है, जो बेहद उपयोगी है, ठीक है ना। तो बेहद उपयोगी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर एरोप्लेन देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एम है वायु मार्ग, बीम है रेल मार्ग, सीम है सड़क मार्ग, और डीम है जल मार्ग। तो बताइए दोस्तों जो सबसे उपयोगी होगा। मान लीजिए कोई जगह हादसा हो रहा है, ठीक है ना, अब उस हादसे में जल्दी से पहुंचना है, उसको कोई भी चीज़ का ज़रूरत है, तो जल्दी से लेकर के कौन जाएगा,
रेल मार्ग, जी नहीं दोस्तों, ये रेल मार्ग भी नहीं जाएगा। यहाँ पर सड़क मार्ग, ये और भी नहीं जाएगा। जल मार्ग भी नहीं जाएगा, मतलब ये वायु मार्ग जाएगा और वहाँ पर जल्दी से जाकर के वहाँ का हर सिचुएशन को संभालने में कामयाब होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कि स्थल का संकरा भाग जो एक बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों एम है जल संधि, बीम है स्थल संधि और सीम है द्वीपी और डीम है खाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थल का एक संकरा भाग है उससे बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, मतलब एक छोटा सा संकरे जमीन है और इधर बहुत बड़ा जमीन है और इधर भी बहुत बड़ा ज़मीन है, वो दोनों ज़मीन को क्या कर रहे हैं, ये छोटे से जोड़ रहे हैं। तो ये जोड़ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो स्थल संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो स्थल संधि कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका है और फिर दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक छोटे से संकरे है ज़मीन, वो ज़मीन क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक उदाहरण के लिए दे दें। अब ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा है उसे हम लोगों को देखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा चित्र देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एशिया महाद्वीप है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये 5वां नंबर में। और ये यूरोप महाद्वीप है जो 6ठा नंबर में है। और ये ऑस्ट्रेलिया है जो 7वां नंबर में है। 7 महाद्वीप है। ठीक है ना, कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका और उसके बाद यूरोप और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, इसमें मानव निवास नहीं करते हैं, इसमें मानव निवास नहीं करते हैं। ठीक है ना, याद हमेशा रखेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, बीम है दक्षिण अमेरिका, सीम है अफ्रीका और डीम है यूरोप। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग देखें, क्या देखें, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है ना, कितना महाद्वीप है, तो छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगर पूछेगा इसी में कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन, तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है ना। और अगर इसमें और भी पूछ देगा दोस्तों कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजर के जाती है, तो दोस्तों ये तीनों रेखाएं कहाँ गुजरती है, तो इसमें गुजरती है। देख सकते हैं ये अफ्रीका में तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है ना, विषुवत रेखा भी, मकर रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी, तीनों कहाँ पर गुजरते हैं, तो ये इसमें गुजरते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। एम है भारत सरकार के औद्योगिक की नीति, बीम है सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, ये गलत है। ठीक है ना। सीम है यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास और डीम है तूतीकोरिन पाटन तक पहुंचना आसान है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा 3 ऑप्शन। ठीक है ना, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास, क्या, कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जो भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। एम है भूमि और पूंजी, बीम है केवल पूंजी, सीम है भूमि और श्रम और डीम है श्रम और भूमि। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भूमि और पूंजी हो जाएगा, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्लैक फुट इंडियन है, ये क्या है ब्लैक फुट इंडियन। एम है
क्यूबा के बागान में काम करने वाला। बीम है कनाडा में प्रवासी भारतीय। सीम है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। और डीम है उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। देसी उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है। ये ब्लैक फोर्ट इंडियन उत्तरी अमेरिका में एक विदेशी जनजाति है। यह जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना, कहाँ दोस्तों? तो ये मोंटाना में एक संघीय मान्यता प्राप्त मूल्य अमेरिका जनजाति होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में उन अमृतीय जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के कम ना करने के कारण मरने लगे, जिनके उपचारण डैश डैश के साथ किया गया था। एम है आइब्रोप्रोफेन, बीम है एलिड्रन और सीम है डिक्लोफोनैक और डीम है स्पिरिन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्लोफोनैक। जैसे ये गिद्ध है जो कम हो जा रहा है, ठीक है ना, पर कम होने का वजह क्या है? जैसे कि कोई पशु है, उस पशु को दवा दे रहे हैं। कौन सा दवा दे रहे हैं? तो डिक्लोफेनेक दवा दे रहे हैं। और ये जब वो पशु मर जाता है तो ये पूरा शरीर में फैल जाता है, और फैलने के बाद उसको मरने के बाद उसको तो फेंक दिया जाता है ना। उसके बाद फेंकने के बाद गिद्ध क्या करता है? गिद्ध आकर के उसका मांस को खाता है। मांस को खाने के बाद उस मांस का असर गिद्ध पे पड़ने लगता है, और गिद्ध पर पड़ता है तो उसका गुर्दा और किडनी क्या होता है? गलने लगता है या ख़राब होने लगता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? तो गिद्ध मर जाता है, विलुप्त तो हो जा रहा है। ऐसे आजकल बहुत ही कम जगह हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, क्या होता है? तो बहुत कम जगह मिलता है देखने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती है जो प्राय डैश डैश में पाए जाते हैं। मतलब ये पवन क्षेत्र जो बनाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अब इसको देखने के बाद तो समझ में आ गया होगा कि हाँ ये मिट्टी कैसा दिख रहा है? तो ये रेतीली दिख रही है। और रेतीली मिट्टी कहाँ दिखता है? तो रेतीली इलाका में ही दिखता है। और भारत में रेतीली इलाका कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में है, इसे रेगिस्तानी कहते हैं। अब चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एम है रेगिस्तानों में, बीम है उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, और सीम है पहाड़ों में, और डीम है पठारों में। तो दोस्तों ये कैसा है? तो ये छत्रक के जैसा है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो रेतीली मिट्टी यानी रेगिस्तानों में पाया जाता है। और भारत में कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। और राजस्थान में है, और ये कहाँ? तो ये रेगिस्तानों में ऐसा पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? नीचे एक आरेख है, उसमें चलिए देखते हैं। अब ये वर्षा को देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये एक पर्वतीय है। ठीक है ना, क्या है? ये एक पर्वतीय है, और ये पर्वतीय वर्षा है। क्या वर्षा है? ये पर्वतीय वर्षा है। तो चलिए देखिए, आप ऑप्शन यहाँ पर देखिए। एम है संवहनी वर्षा, बीम है सहमुखीय वर्षा, और सीम है चक्रवर्ती वर्षा, और डीम है पर्वतीय वर्षा। तो दोस्तों ये वर्षा का 3 प्रकार होता है, और ये नहीं है। तो यहाँ पर ए, सी और डी है। तो इसमें से में कौन सा वर्षा का ये चित्र है दोस्तों? तो ये चित्र है पर्वतीय वर्षा का। कौन सा है? तो पर्वतीय वर्षा का है, और इसका आंसर भी डी हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चित्र को देखिए। ये हो गया चक्रवर्तीय वर्षा, यानी क्या हो गया? नीचे के वायु क्या करता है? उसको ढकलता है, ढकल करके वायुमंडल में ले जाता है, और वहाँ पर गर्म और ठंडा मिल करके पूरा ठंडा हो जाता है। उसके बाद बारिश हो जाती है। क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। और ये पर्वतीय है, और ये संवहनी है। मतलब ये तीनों ठो ऐसा है जो कि आपको चित्र में देखने के लिए मिलेगा, और आप लोग इस चित्र को देख करके आप समझ जाएंगे कि कौन सा वर्षा है। ये हो गया संवहनी वर्षा, ये हो गया पर्वतीय वर्षा, और ये हो गया चक्रवर्तीय वर्षा। ठीक है ना। तो आप इस चित्र में से में जब क्वेश्चन आएगा तो ये चित्र में से में कोई एक चित्र रहेगा, तो उससे आप लोग पता कर पाएंगे कि ये चित्र कौन सा है और ये कौन सा वर्षा है। ठीक है ना, समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। एक में है नाभिकीय संघटन,
संघटन, और बीम है फरमानीय कंपन, और सेम है नाभिकीय संलयन, और डीम है नाभिकीय विखंडन। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो डी ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है परिक्रमण। क्या कहा जाता है, परिक्रमण। और ये पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर जो घूमता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे घूर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो घूर्णन। अब ये पृथ्वी की जो पृथ्वी है वो चारों ओर सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उससे क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, तो उससे ऋतु का परिवर्तन होता है। किस चीज़ का परिवर्तन होता है, तो ऋतु का परिवर्तन होता है, मौसम की परिवर्तन होता है। और जो अपने अक्ष पर जो घूमता है पृथ्वी, उससे क्या परिवर्तन होता है, तो उससे परिवर्तन होता है दिन और रात में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। जो अपने अक्ष पर घूमते हैं तो दिन और रात में परिवर्तन होते हैं, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसमें क्या हो जाता है कि उसमें ऋतुओं का, मौसम का चेंज देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। तो इसको समझ गए। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर कक्षीय समतल, बीम है प्रदीप्तीय वृत्त, और सेम है घूर्णन, और डी में क्या है दोस्तों, तो परिक्रमण है। तो क्या चीज़ पूछा गया है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी क्या कर रहा है, सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और इसे चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है परिक्रमण। और पृथ्वी खुद के चक्कर लगा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है घूर्णन। क्या कहा जाता है, घूर्णन। और ये परिक्रमण से क्या चीज़ परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन होता है ऋतु का, मतलब मौसम का परिवर्तन होता है। और जो अपने अक्ष पर घूमते हैं उससे दिन और रात पर परिवर्तन होता है। ठीक है ना। समझ में आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए कि स्थान, लोग, वस्तुएं वे प्राकृतिक जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। जैसे कि ये पूरे चीज़ क्या है, ये जीव है और ये आसपास के सब चीज़ घेरे हुए हैं। ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं, एम है पर्यावरण कहलाते हैं, बीम है जैव संसाधन, और सीम है स्थल मंडल, और डीम है परिवेश। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी जितना भी इसमें है जीव जंतु है उसमें चारों तरफ घेरे हुए हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो जीव संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, जैविक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत वायु उड़ान के लिए आदर्श है। मतलब ये 2 मर्तबा हो गया टाइपिंग क्या। तो चलिए आगे देखते हैं। ये टाइपिंग एक ही हुआ है। एम है समताप मंडल, बीम है वायुमंडल, सीम है क्षोभ मंडल, और डीम है आयन मंडल। तो देखिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छा आदर्श किसे माना जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समताप मंडल को माना जाता है, जो कि कितना, तो 13 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये कवर करता है। ठीक है ना। और ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें ओजोन परत का भाग भी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। जो परतदार सेल है उसमें बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो एम है अवसादी सेल, बीम है प्रारंभिक सेल, और सीम है आग्नेय सेल, और डीम है केंद्रिक सेल। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवसादी सेल। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो अवसादी सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बहुत सी औद्योगिकी इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और अपने नज़दीक का लाभ उठाती है, यह क्या कहलाता है। यह क्या कहलाता है, तो एम है बाजार अर्थव्यवस्था, बीम है असेंबली लाइन उत्पादन, या सीम है औद्योगिकी तंत्र, और डीम है औद्योगिक क्षेत्र। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो होगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए वह कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। मतलब ये गिरता है पत्तियाँ, लेकिन उसका निश्चित समय नहीं होता है। मान के चल नीचे का पत्ती गिर रहा है और ऊपर का पत्ती वो हरा भरा है, ठीक है ना, वो हरा भरा हमेशा रहता है, वो कभी भी गिर करके नंगू पंगू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए में है शीतोष्ण सदाबहार वन, बी में है शीतोष्ण पर्णपाती वन, और डी में है उष्णकटिपर्णपाती वन, और डी में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत के मानक देशांतर। अब ये भारत के मानक देशांतर क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मानक देशांतर, और ये कितने जिले से होकर के गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। कितने देश से होकर के गुजरती है? तो ये 5 राज्य होगा, ठीक है ना। कितने राज्य से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है। और ये कितना है? तो ये 82.5 पूर्व देशांतर में है। कितना है दोस्तों? तो 82.5 पूर्व देशांतर में है। इसी से भारत का समय का काउंटर होता है, ठीक है। और ये डॉट डॉट जो दिख रहा है, ये क्या है? तो ये है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा कितने राज्य से होकर के गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्य से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है। गुजरात से, फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। चलते हैं, अब हम लोग नीचे चलते हैं। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? तो ए में दिया हुआ है कि 82 डिग्री पूर्व देशांतर, और बी में है 83.5 डिग्री पूर्व देशांतर, और सी में है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, और डी में है 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में ये लाइन डॉट डॉट जो है वो खींचा गया है, ठीक है ना, और उसी से समय का, भारत का समय मानक रेखा माना जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है, वो क्या कहलाती है? ए में है स्थानांतरित कृषि, बी में है निर्वाह कृषि, सी में है वाणिज्यिक खेती, और डी में है गहन कृषि। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये किस खेती का ये चित्र है? तो ये है वाणिज्यिक कृषि का खेती, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो कौन सा है, उसे देखना है, ठीक है ना। एम है सौर ऊर्जा, बी में है ज्वारीय ऊर्जा, सी में है जीवाश्म ऊर्जा, और डी में है पवन ऊर्जा। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर गैर परंपरागत नहीं बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा बोला गया है। तो दोस्तों परंपरागत ऊर्जा कौन है? तो जीवाश्म ऊर्जा है, ठीक है ना। ये पवन, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये क्या है? तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है, गैर, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, मतलब विश्व में जो है वो अधिक संख्या 80% संख्या कहाँ निवास करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो 80% संख्या कहाँ निवास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, पहले चित्र देख लीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। उसके बाद है अफ्रीका। तो इन्हीं में क्या करते हैं, 80% यही महाद्वीप में निवास करते हैं जनसंख्या, ठीक है ना। कहाँ पर है? तो एशिया और अफ्रीका में, ठीक है। एशिया और अफ्रीका ने निवास करते हैं। मतलब एशिया की जनसंख्या कितना? तो 42%, और अफ्रीका की 1 पॉइंट कितना? तो 4 मिलियन, और फिर
एशिया का कितना है तो 42.07 मिलियन और अफ्रीका की है 1.04 मिलियन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, मतलब ये इतने ही में 80% लोग निवास करते हैं। बाकी और ऐसे भी यहाँ पर 1/3 भाग में पानी है, लेकिन स्थलीय बहुत कम है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या निवास करते हैं वो करते हैं अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में। ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में, एशिया व अफ्रीका में और एशिया व दक्षिण अमेरिका में। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा, अभी हम लोग चित्र में कहाँ कहाँ देखे थे, तो हम लोग चित्र में देखे थे कि एशिया और अफ्रीका। कहाँ देखे थे, तो एशिया और अफ्रीका में देखे थे। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो